आज हम लोग का बंगाल का अद्भुत ऐतिहासिक जो गवर्नर साहब आ रहा है उसके अगेंस्ट में हम लोग ब्लैक फ्लैग दिखाने के लिए यहाँ जितना भी तृणमूल का कैडर्स लोग है, नेतृत्व वर्ग है, वो सब बैठा हुआ है। क्यों, क्या बात है? देखिए, एक्चुअली हम लोग देश के संविधान को सिर के ऊपर में रख के काम करते, कोई भी काम हो इसी तरह हम अपना स्टेट का गवर्नर को भी सिर के ऊपर रखना चाहते थे, लेकिन वो एक्चुअली जो अभी का गवर्नर है वो कोई गवर्नर नहीं, हम लोग नहीं मानते उसको गवर्नर। ये एक तो नेशनल पार्टी का स्पोक पर्सन होकर जो काम कर रहे हैं उसका नीति और विचार के अगेंस्ट में हम लोग एक्चुअली उसको ब्लैक फ्लैग दिखा रहे हैं। आप तो कौन है यहाँ पर, मतलब क्या पार्टी ना पार्टी का, तृणमूल पार्टी का जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, यूथ का प्रेसिडेंट, सब मिलके हम लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम आरिफ खान है, हम कशंग टाउन का प्रेसिडेंट हूँ। आई एम रियली सरप्राइज्ड। आप लोगों को इसके अलावा कुछ दिखता नहीं क्या? कितने लोग थे? क्या मुद्दा था उनका? कमाल करते हैं। पूरा प्रांत पोस्ट पोल वायलेंस की चपेट में है और मीडिया का यह हाल है कि जहाँ तांडव नृत्य वहाँ आप गए नहीं हो, जिनके घर जले आपने देखे नहीं है, जिनके घर मौत हुई आपको महसूस नहीं होता है। ये कहाँ आ गए आप लोग? एक जगह 4 लोग थे, एक जगह 3 लोग थे। कमाल करते हैं। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं हैरान और परेशान हूँ कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के पश्चात जो हिंसा है वो आज़ादी के बाद आज तक किसी ने देखी नहीं है। प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह आप और हम सबके लिए चेतावनी है। जिन लोगों को मानव अधिकारों का रक्षक होना चाहिए था, जिन लोगों को मानव अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए था, आप पता नहीं कौन सा नैरेटिव चला रहे हैं। राज्यपाल पश्चिम बंगाल से आया, नॉर्थ बंगाल महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के विकास में दिलचस्पी है मेरी, लोगों के हित में दिलचस्पी है, उनके अधिकारों में दिलचस्पी है, और आपने एक प्रश्न पूछ लिया। इसको त्यागेंगे कि नहीं? आप कुछ आत्मचिंतन करेंगे? पूरा प्रांत कितनी भयावह स्थिति में है। 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव हुआ। पश्चिम बंगाल अकेला रक्त रंजित क्यों है? दिल में सोचिए, सोचिए कि आप वहाँ गए हैं क्या, जहाँ सैकड़ों की तादाद में घर लूटे गए हैं, आर्सन हुई है, वंडालिज्म हुआ है। क्या आपने उसके आंसू देखे हैं जिसका बाप मारा गया है? क्या आपने उस लड़की की आंखों में नजर डाली है जिसकी डिग्निटी को आउटरीच किया गया है? प्रजातंत्र में यदि अगर वोट देने की कीमत मौत है तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। 7 सप्ताह हो गए, आपने कभी सुध ली कि मुख्यमंत्री, कोई मंत्री क्यों नहीं गया, कोई अधिकारी क्यों नहीं गया, क्यों कोई राहत नहीं दी गई? वो हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, प्रांत के लोग हैं, उनके मानव अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। ये संस्कृति टकराव टक्कर, टकराव टक्कर, क्या मतलब है? भारत के संविधान के तहत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक दूसरे की मदद में रहते हैं। सरकार टकराव जानती है, केंद्र सरकार से टकराव, राजभवन से टकराव, अब तो ये टकराव और भी कहीं जाने लग गया है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, दुनिया के बहुत इलाके हैं जहाँ प्रेस की वजह से, 4th स्टेट की वजह से, इस 4थे पिलर की वजह से डेमोक्रेसी ने सांस ली है, पर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आपके रवैये से डेमोक्रेसी आखिरी सांस ले रही है। मेहरबानी करके 4th स्टेट का फर्ज निभाइए। जहाँ गया 3 सवाल पूछे, पुलिस में क्यों नहीं गए? प्रजातंत्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब किसी नागरिक के मानव अधिकारों का हनन होता है तो प्रशासन और पुलिस उसको बचाते हैं।
वो क्यों नहीं गए? एक ही जवाब था जिसको आपको पता है, आप उजागर नहीं कर रहे। आपको पता है वो जवाब क्या है? वो जवाब है हम फरियादी होकर पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम विक्टिम होकर पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम वहाँ से मुलजिम बनकर लौटेंगे और फिर हमें क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा लगातार वो हम ही जानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछा, क्या सरकारी मदद देने के लिए कोई आया? कोई नहीं आया। और तीसरा प्रश्न भी पूछा जो आपको झकझोर देगा, क्या कोई पत्रकार आया? क्या नहीं आया। हमें व्यवस्था के अंदर संविधान के तहत परिवर्तन देखना है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, पर वो चुनाव मानव अधिकारों की बर्बादी का कारण नहीं हो सकते। उन लोगों को दंडित नहीं किया जा सकता कि उन्होंने आपके खिलाफ वोट दे दिया। क्या उनका यही अपराध है कि प्रजातंत्र ने अपनी मर्जी से वोट दे दिया? अरे प्रजातंत्र का तो मतलब ही अपनी मर्जी से वोट देना। मैं उम्मीद करता हूं आप सकारात्मक रवैया रखेंगे, उनसे पूछेंगे कौन है वो कुल मिलाकर 7 लोग जो मीडिया को घुमा रहे हैं। हिल टिएमसी युवा एकाइद्वारा गभर्नरले जुन चाहिँ एउटा गभर्मेन्टको प्यारालल बडी भएर पनि एउटा पर्टिकुलर पार्टीको क्याडर जस्तो पर्टिकुलर पार्टीको इन्ट्रेस्टमा कतिवटा डिसिसनहरू लिएको कारण साथै हाम्रो सिआइबी जस्तो हाम्रो संस्थालाई छुट्टै संस्थालाई सहयोग गरेको विरोध जनाउँदै आज हामीले पहाडमा उहाँलाई कालो झन्डा देखाएर हामीले जताएको छौँ हाम्रो दुखासो र हाम्रो विरोध, र हामी सदैव विरोध गर्नेछौँ। कारण उहाँले जुन प्रकारको उहाँको गतिविधि छ, उहाँको जुन प्रकारको काम छ, त्यो चाहिँ भारतको हाम्रो संविधानको एगेन्स्टमा हो। र एउटा गभर्नर जस्तो महत्त्वपूर्ण पोस्टमा प्यारालल भएर कुनै पनि पार्टीलाई
नसोचिकन कार्यकलाप गर्नुपर्नेमा उहाँले एउटा पार्टी क्याडर जस्तो भएर बिजेपीको क्याडर जस्तो भएर बिजेपीको एउटा पर्टिकुलर पार्टीको सपोर्टमा जति पनि कार्यहरू गरिरहेको छ र टिएमसीलाई विशेष गरी आँखाको तारो बनाएको छ त्यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ र सदैव गरिरहनेछौँ र हामी विशेष गरी हामी टिएमसी पार्टीको मात्र नभएर हाम्रो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको संविधानलाई पनि बचाउनको निम्ति हामी अघि आएको छौँ र हामी अघि आइरहनेछौँ र हाम्रो पार्टीको जति पनि नेतृत्वहरूको निर्देश छ त्यस निर्देशलाई अघि राख्दै हामी सदैव उहाँहरूको यो अत्याचार अन्यायको हामी विरोध गर्नेछौँ र आज हामीले जति पनि विरोध जनायौँ त्यो हामीले पेन्डेमिकको कारण एउटा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर र मास्कहरू सबैले लगाएर यो हामीले पालन गरेको छौँ र हामीले कुनै प्रकारको भिडभाड पनि गरिन्न र कहीँबाट पनि हामीले मान्छेहरू थुपारेर गर्ने काम गरिन्न र हामीले कुनै प्रकारको नाराबाजी पनि गरिन्न कारण हामीलाई हाम्रो नेतृत्वको यही निर्देश थियो र हामी यस्तै निर्देशहरूमा अझै पनि विरोध गर्न तयार छौँ र हाम्रो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको लागि हाम्रो संविधानलाई बचाउनुको निम्ति हामी सदैव टिएमसी युवा वर्ग अघि तत्पर भएर बस्नेछौँ। एक हप्ताको उहाँको दार्जिलिङमा उहाँ बस्नुहुन्छ, यस अवधि तपाईँहरूको कार्यक्रम के रहन्छ? उहाँलाई भेट्नु चाहिँ ज्ञापन यो डेफिनेटली उहाँ बसुन्जेलसम्म सायद हाम्रो जति पनि हाम्रो लिडर्सहरू छ पार्टीको हाम्रो ठुलो ओहदामा बस्ने नेतृत्वहरू छ उहाँहरूको निर्देशलाई हामी पर्खिनेछौँ र उहाँको जुन चाहिँ पहाड भ्रमण छ यो भ्रमणलाई हामीले एउटा यादगार भ्रमण बनाउने कोसिस गर्नेछौँ र यसै विषयमा हामी हाम्रो नेतृत्वहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छौँ कि हामीलाई कुनै प्रकारको प्रोग्राम छ भने टाढोभन्दा टाढो निर्देश गरिदिने रिक्वेस्ट गर्छौँ र आशा पनि गर्छौँ। आज कसले यो तपाईँको प्रदर्शनीमा भाग लिएका थिए? तपाईँको कुन मोस्टली त हेर्नुहोस् यो प्रदर्शनी जुन चाहिँ छ यो आज बिहान मात्र डिस्क्लोज गरेको प्रदर्शनी हो कारण यो हामीले सुटुकै नै गरेको थियौँ र यसमा संलग्न हुनको निम्ति कतिवटा बोर्डहरू पनि संलग्न भएका छन् र मैले म भन्न सक्दिनँ तर पनि धेरैजना व्यक्तिगत रूपमा आएको छन् जनता पनि आएको छ कारण जनतालाई पनि याद छ कि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको राइट के हो र जनता पनि आएको छ र साथमा अन्य पार्टीहरू पनि आएको छ भने सबैलाई धन्यवाद छ र सबैलाई एक भएर हाम्रो देशको गणतन्त्रको रक्षा गर्ने म उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छु। जुन प्रकारले कालो झन्डा प्रदर्शन गरे त्यसको कारण के छ? के कारण उहाँको तपाईँले विरोध गर्नुभयो? हामीले शान्तिको लागि विरोध गरेको हो। हामीलाई शान्ति चाहिन्छौँ किन हामी जतिको ग्राउन्ड जिरोमा बसेर भुक्तभोगी भएको छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी आफ्नो स्वेच्छाले विरोध गर्न निक्लेको हौँ। किन भन्दाखेरि उहाँले जुन चाहिँ अहिले बिजेपीले स्टेटमा जुन प्रकारको फ्रस्ट्रेसन उनीहरूको हारे पश्चात यस्तो डरलाग्दो हारे पश्चात जुन चाहिँ फ्रस्ट्रेसनको लागि अहिले गएर चाहिँ अचानक नर्थ बेङ्गल सेपरेसनको कुरा निकालेर चाहिँ जुन चाहिँ पहाडलाई पनि फेरि अशान्ति गर्न खोज्दैछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी अशान्ति चाहँदैनौँ भनेर हाम्रो यो विरोध हो। किन भन्दाखेरि हामीलाई उनीहरूले हेर्नुहोस् उनीहरूले हामीलाई पिपिएस दिनुसक्छ, उनीहरूले हामीलाई सेपरेसन गरिदिनु सक्छ होइन, तर त्यो नगरेर चाहिँ उहाँले एउटा एक्जिक्युटिभ बडी भएर गभर्नर एउटा एक्जिक्युटिभ बडी र पावर भएर नोमिनेटेड पर्सन भएर यसरी आएर हामीलाई यहाँ स्टेटको अगेन्स्टमा र नर्थ बेङ्गल सेपरेसनको भन्ने बहानाले हामीलाई यहाँ चम्काउनु र अशान्ति गर्नु, नर्थ बेङ्गलसित हामीलाई मुस्नु। किन हाम्रो मुद्दा र इस्यु हाम्रो अलग्गै छ। हाम्रो स्टेटको गभर्मेन्ट गोर्खाल्यान्ड स्टेटको पिपिएसको अलग्गै छ हाम्रो इस्यु र यसलाई चाहिँ अझै डरलाग्दो मिलाउने काम र यहाँ मान्छेलाई आएर यहाँको जनतालाई आएर चम्काउने र भुलभुलैयाको राजनीति चाहिँ गभर्नरले काइन्डली नगरिदिने भन्ने चाहिँ हामीले विरोध छ। किन हामी 17 मा जति भोगेको छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यतिखेर खालि बिजेपीले आफ्नो रोटी सेक्ने काम गर्यो, आगोमा घिउ हाल्ने काम गर्यो, चम्काउने काम गर्यो, हामीलाई त्राही बनाउने काम गर्यो। त्यतिखेर बिजेपीको कुनै पनि मिनिस्टर आएन, कुनै पनि गभर्नर आएन, कुनै पनि एमपी आएन, कुनै प्रकारको हामीलाई सपोर्ट गरेन। त्यसको चाहिँ आज हामीले विरोध हो कि अब हामी चाहिँ यहाँ चम्किँदैनौँ भनेर। देखिए, मुझे लगता है आज ये हम सब के लिए एक काला दिन है। महामहिम गवर्नर साहब दार्जिलिंग आ रहे हैं
और क्योंकि मैं दिन भर व्यस्त था, मैं अस्पताल के भ्रमण में गया हुआ था, अभी मुझे ये पता चला कि उनको जो है करसंग में काले झंडे दिखाए गए। और अब मैं जब रास्ते से आ रहा था, दार्जिलिंग स्टेशन के बाहर भी कुछ लोग खड़े हुए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो आप दार्जिलिंग की और गोरखाओं की बेइज्जती कर रहे हो, एक तो पहाड़ में टीएमसी नहीं है, कुछ गिने चुने जो राजनीति को व्यापार समझते हैं, पैसे के लिए जो लोग राजनीति करते हैं, ये ममता दीदी और उनके पार्टी के नेताओं के कहने के ऊपर में आप गवर्नर को काला झंडा दिखा रहे हो, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि गोरखा जाति संविधान में जो भी लोग बैठे हैं उनकी इज्जत करना जानती है। ये सरासर हमारी क्षेत्र की बेइज्जती है, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ये काला झंडा गवर्नर के ऊपर नहीं, ये भारत के कानून के ऊपर में और भारत के संविधान के ऊपर में ये काला झंडा दिखा रहे हैं। और साथ ही ये कहना चाहते हैं कि आज पश्चिम बंगाल जो है जिस अवस्था में है उससे वो खुश हैं, और पश्चिम बंगाल को गटर तक जो है ठेलने की इन्होंने कसम खा रखी है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ कि गवर्नर का तीसरा नेत्र खुले। इससे पहले आपको भी सावधान होना चाहिए। अगर प्रशासन और पुलिस वाले चाहते तो यह घटना आराम से रोकी जा सकती थी, उनके डंडे लगा के उनको पीट करके भगाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस भी जानबूझ के ऐसा लगता है ये सब करवा रही है। मिस्टर जी, जो अभी वेस्ट बंगाल जो बाइफर्केशन की बात हो रहा है, नॉर्थ बंगाल के सेपरेटिस्ट में आपका क्या है? दार्जिलिंग के एमपी होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, लोकतंत्र में और भारत जैसे देश में हर एक को अपना विषय रखने का पूरा अधिकार है। और जो विषय जिसने रखा, मुझे लगता है क्लेरिफिकेशन उसको देने की आवश्यकता है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि नॉर्थ बंगाल की जनता के ऊपर में अन्याय हुआ है, नॉर्थ बंगाल के ऊपर में अन्याय हुआ है। और नॉर्थ बंगाल की जनता अगर कोई आवाज़ उठाती है, वो भारत के संविधान के अंतर है, मैं उसको कभी गलत ठहरा नहीं सकता। दस लिखा है ना, 12 गाड़ी के अंदर 2 बस्ती है और 1 बाजार। क्या चीज अभी करते हैं, थोड़ी देर में वो आ रही मांगने के लिए खड़ा है। आपको एमएलए बाकी है बस भाई
आपका संदन गार्ड का नौकरी 1 एसएन 20 ऑर्डर 7 में गए आपको निरीक्षण के लिए दो पंथियों पर खड़ी है सिर्फ in development and welfare of the people. It is required for us that we must do everything to preserve human rights of the people. In democracy, if human rights are threatened, a citizen has a right to seek their protection from police and administration. Unfortunately, after 2nd May, this is not happening. Post-poll violence, magnitude of that is the highest ever since independence, has created great problem for people of the state. They have been made to suffer traumatic situations by arson, killings, loot, and women dignity being outraged. It is unfortunate that even after 7 weeks, the government has not recognized it. In none of the 4 cabinet meetings, this issue has even been adverted. Chief Minister has not gone to any place. No minister has gone. No functionary has gone. There has been no rehabilitation, no confidence building measures. This is not appropriate. This is not democratic governance. I appeal to the government not to adopt ostrich-like stance. See the writing on the wall. Confrontation by the government with every constitutional body is most unfortunate. I fail to understand. Our constitution doesn't allow confrontation between state government and central government, between state government and Raj Bhavan. Now the confrontation has gone to other areas also. Unthinkable. I do hope those concerned will look to the situation. I appeal to the media also. Please attend to the basic issues. All over the world, 4th pillar has resulted in democratic forces getting grip of governance. Because of media efforts, particularly in Africa, we have seen democracy flourishing and coming of age. In the state of West Bengal, for reasons which you know best, media has not been able to focus on the real problems of the people, the kind of fear quotient people have, the kind of politicized bureaucracy we have. Can in democracy a person be made to pay price with his life for just exercising right to franchise? This is not democracy in function. And I'm surprised to learn here, in spite of caution, you all have seen the district magistrate is not here. The SP is not here. Don't they realize the serious misconduct they are committing? They were made aware about the Blue Book. The constitutional head is here. They are members of IS, IPS. They are shaming their organizations. They are violating their conduct rules. And if they carry an impression that they will not be held accountable, you can have it from me. The day is not far. That each of them will not only be held accountable, but will be visited with exemplary consequences. I will be sending a message to both SP and collector to see me tomorrow, to give them my peace of mind.
Don't they understand simple language of the blue book? That's my submission. यहाँ पे मीटिंग करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव कोई मीटिंग आप बुलाएगा? Have you not seen yourself? Silence of media pains me. How many of you will report this? That is perhaps the only state where the SP and collector can offer such kind of affront to the constitutional head. Have we not seen them dancing when the Honorable Chief Minister is here? In protocol, constitutional head is number one. Their conduct is outrageously out of line with rules and regulations. And I'm sure when I call them tomorrow, let me see what they have to say. फिर भी गोरखालैंड के लिए डिमांड हो रहा है गोरखालैंड का। इसमें आपके क्या-क्या प्रोग्राम है? I will have enough occasion to interact with the people, interact with media. My only focus is in North Bengal and in the entire state. Development, welfare of the people, and I want rule of law to prevail. I cannot countenance a situation where lakhs of people lose their human rights, they lose their sleep, and the administration is carelessly ignoring that. I'll take more questions. I'll be here for several days. यो मूर्खहरूको काम हो जसले संविधान बुझ्दैन, संविधानको गरिमा बुझ्दैन। गभर्नर एउटा पोलिटिकल एन्टिटी होइन, कन्स्टिट्युसन अनुसार कन्स्टिट्युसनको प्रोटेक्टर है, संवैधानिक एउटा पोस्ट हो। यो त मूर्ख हो, यो त भाडाको खेतालाहरू लगाएको। ममता ब्यानर्जीले टिएमसीले अरू जग्गा पनि यो कालो झन्डा देखाउन सक्थ्यो, एयरपोर्टमा देखाउन सक्थ्यो। हामीलाई गोर्खालाई बदनाम गर्नु, हाम्रो टट्टुहरू, बिकाउहरू, गद्दारहरू, माटो विरोधीहरू, 2-4 पैसाको लागि आफ्नै मालिकलाई भुक्नेहरू, खेताला भन्छ यिनीहरूलाई, कलङ्कितहरू। यिनीहरू अब केही बुझ्दैन यिनीहरूले संविधानमा गभर्नरलाई कालो झन्डा देखाउन त सिडिसन लाग्छ, सिडिसन इन्टरनेसनलहरू यिनीहरू, केही नबुझ्ने। ममता ब्यानर्जीलाई देखाउँदा ठिकै छ, पोलिटिकल पार्टी, राजु विष्टलाई देखाउँदा ठिकै छ, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको गभर्नरलाई किन देखाउनु? गभर्नरले त गोर्खाको हितको कुरा गरेको छ, गभर्नरले त जहिले पनि गोर्खाको हितैसी हो। यस्तो गभर्नर हामी पाउँदैनौँ। र राम्रो कुराको लागि गोर्खालाई दिल्लीमा गएर भट्ट्याउने, गोर्खाको हितको लागि भट्ट्याउनेलाई चाहिँ कालो झन्डा देखाउनु चाहिँ यिनीहरूले आफ्नै भाग्यलाई कालो झन्डा देखाएको। हुनु त यिनीहरूले आफ्नो आमालाई पनि बिक्री गर्ने, बदनाम गर्ने, यो केही पैसाको लागि भने 2-4 पैसाको लागि आफ्नै मालिकलाई टोक्ने, आफ्नै बाबुआमालाई गाली गर्नेहरू, यिनीहरूको त्यो ठुलो इम्पोर्टेन्स छैन। तर एउटा दुर्भाग्यको कुरो हो। यसको लागि चाँडोभन्दा चाँडो अब एमपीसँग सल्लाह गरेर यिनीहरूको अगेन्स्टमा एफआइआर गर्नुपर्छ र उचित दण्ड यिनीहरूलाई दिएको हुनुपर्छ। यो गभर्नर पनि नचिन्ने, गभर्नरको अफिस नचिन्ने, गभर्नरको पावर र फङ्सन नबुझ्ने, गभर्नर के उनीहरूलाई थाहा छैन। उनीहरूलाई पनि लाग्ला यो एउटा अब भोटमा जितेको एमएलए जस्तो हो गभर्नर, होइन। गभर्नर भनेको ठुलो हो र यो गभर्नरले गोर्खाको एगेन्स्टमा के कुरा गरेको छ, किन हामीले देखाउनु पर्ने? अन्त ममताले चाहिँ किन चाहिँ हाम्रो गुन्डाहरू लगायो, टिएमसीको भतुवाहरू लगायो? यो भतुवा कुकुरहरू यिनीहरू एकदमै। गभर्नर चाहिँ चिनी यिनीहरूलाई भतुवा कुकुर भन्दा ठुलो संज्ञा दिनु हुँदैन र यस्तो कुरालाई इम्पोर्टेन्स पनि दिनु हुँदैन। तर आइन्दा यस्तो नहोस् भनेर यिनीहरूले सबक पनि सिकाउनु पर्छ। यो कालो झन्डा देखाउनुमा के कारण जस्तो लाग्छ? अब यिनीहरूलाई सोध्नुहोस् के कारण छ। अब इन्स्ट्रक्सन त कलकत्ताको, दार्जिलिङमा त यस्तो केही छैन कालो झन्डा देखाउने कसैलाई पनि। हामी त माया प्रेम प्रीतिमा बाँच्नुपर्छ। यो त गभर्नर हाउसमा गभर्नर आउँदा एउटा एकदमै राम्रो हो हाम्रो लागि, हाम्रो कुराहरू बुझिदिने, पब्लिक इन्टरेक्सन गर्ने। अब दिल्ली कलकत्ताले त हामीलाई लत्ता छाड्यो, कलकत्ताले त केही हुने होइन हाम्रो लागि। अब छ, अब दिल्लीमा राम्रो कुराहरू हुँदैछ, गभर्नरको इनपुट जरुरी छ। गभर्नरको इनपुट धेरैचोटि दार्जिलिङ भ्रमण आइसकेको छ, उहाँलाई स्वागत गरिएको थियो र आजको होइन। अब यो केही तत्त्वहरूले भने त केही तत्त्वहरूले हातमा गिन्नु सक्ने, हेर्नुहोस् त को छ प्रवीण, अब पछाडि छ। अब यसको जवाबदेही त टिएमसी र विमल गुरुङको मान्छे हुनु पर्यो। यो त विमल गुरुङको झन्डा लिएर थियो त्यहाँनिर, मैले देख्दा म त प्रत्यक्षदर्शी हो।
टिएमसीको झन्डा पनि थिएन। अब बिचाराहरूलाई अरायो होला, अब उनीहरू पनि बाध्यता छ, देखाउनै पर्यो। देखाएन भने फेरि केस खोलेर जेलमा जान्छ यिनीहरू। उनीहरू त ब्ल्याकमेल्ड हुँदैछ। उनीहरूको करतुतको पहिलाको करतुतले अब विमल गुरुङलाई बिचारा एउटा म्युनिसिपालिटीको अब त्यो उयो जस्तो अब सेनिटाइज गर्नु लाउँदैछ ट्रकमा पानी। अब जिटिएको कहाँको चेयरम्यान मान्छेलाई बिचारालाई एउटा ग्रुप डी को काम गराउँदैछ अहिले। त्यो त किन उसको रहरले गरेको, बिचाराले पिपी किट हप हुँदै कहाँ गर्छ। म त चिफ मिनिस्टर हो, पाहाडको राजा भन्ने मान्छेले आज यो गर्दैछ। अन्त के हो त अन्त यो पिपी किट सेनिटाइज छर्नु लाउनु कलकत्ताको इसारामा सबै यो काम हुँदैछ। त अब योहरू छ, अब दुर्भाग्य हो, बिचारालाई माया छ हाम्रो। विगत केही दिन अघि यो नर्थ बेङ्गाललाई यो डिभिजन विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, नर्थ बेङ्गल डिभिजन एउटा सेन्टरको इस्यु हो। यहाँ त्यसै अब आगो नबाली धुवा हुँदैन, कहीँ त्यसको कुरा भएको छ। यसलाई अब अझै फ्यानिङ भन्छ, फ्यानिङ। जन बार्ला एमपीको स्टेटमेन्टले झन् फ्यानिङ भयो। अब के राज्य बनाउनु नबनाउनु त्यो त सेन्ट्रल सब्जेक्ट हो। कि यो नर्थ बेङ्गल डिभिजनले दार्जिलिङ पहाडलाई के फाइदा? हेर्नुहोस्, अब नर्थ बेङ्गल डिभिजन हुन्छ हुँदैन त्यो मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो इस्यु चाहिँ अझै बलियो पक्का भएर गयो। जुन हाम्रो तर्क थियो, कन्टेन्सन थियो कि हामी बङ्गालबाट किन छुट्नु चाहन्छौँ, आज नर्थ बेङ्गल छुट्नु चाहेको कारण चाहिँ के भयो? इभन नर्थ बेङ्गलको बेङ्गोलिजहरूले पनि फिल गर्यो कि साउथ बेङ्गलबाट जो दमनको नीति, अत्याचारको नीति, सोसल इकोनोमिक पोलिटिकल्ली हामी डिसएडभान्टेज छौँ। अहिले पनि यसको अपलिफ्टमेन्ट भएको छैन। हाम्रो कजलाई त अझै स्ट्रङ बनाइदियो नि त, कि आज केवल गोर्खा मात्रै होइन, राजवंशी, कोच, मेच होइन, नर्थ बङ्गालमा बस्ने सम्पूर्ण बङ्गालीहरू अलग राज्य माग्ने। द्याट मिन्स काम भएको छैन। बङ्गाल कलकत्ताले राइटर्सले नबन्नाले जहिले पनि कान्छी आमाको व्यवहार हामीसँग गरेको छ र हाम्रो कजलाई अझै स्ट्रङ्गर बनाउँछ। अब नर्थ बेङ्गल स्टेट हुँदा फेरि हामी नर्थ बेङ्गल वी वान सेपरेसन फ्रम नर्थ बेङ्गल भन्नु हाम्रो त धेरै वर्ष पुरानो माग हो। फेरि ओल्डेस्ट एन्ड कन्स्टिट्युसनल माग हो। नर्थ बेङ्गल पनि एउटा कन्स्टिट्युसनल मागै हो, भारतदेखि बाहिर भनेको छैन। इन्डियामा त राज्य बनाउने प्रावधान त संविधानमै छ, त्यो पनि हामीलाई स्वागत छ। तर यो मागले चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल मागलाई, पुरानो मागलाई, खाटी मागलाई, संवैधानिक मागलाई, जेन्युन मागलाई, लङ पेन्डिङ डिमान्डलाई चाहिँ फिजल आउट गर्नु भएन, डाइल्युट गर्नु भएन होइन, आँखामा धुलो हाल्ने काम गर्नु भएन। हाम्रो मागलाई यथावत राख्दै, हाम्रो मागलाई अझै टेवा दिँदै यो माग उनीहरूले गर्छ भने बधाई नै छ नि त उनीहरूलाई। आज जसले आज है गभर्नरलाई कालो झन्डा देखाइदिए, हजुर, भोलिको दिनमा तपाईँहरूले उहाँहरूको अगेन्स्टमा एफआइआर गर्ने? हेर्नुहोस्, त्यो पनि एउटा अप्सन हो, तर बिचाराहरू नन एन्टिटीहरू, उनीहरूलाई भाडामा पठाएको, 2-400 रुपियाँ दिएर पठाएको। अब यो यिनीहरू त टिएमसीको लिडरहरू त कोरोना भनेर अहिले बाना बनाएर काम गर्नुपर्छ, घरभित्रै बसिरहेको छ। मेन अब तपाईँलाई थाहा छ राज्यसभामा को एमपी छ, यहाँको नेतृत्व वर्गहरू, कमिसन खाएर काम गर्नेहरू। अब यिनीहरू हो नि त। अब यो भाइहरूको अगेन्स्टमा एफआइआर राखेर बिचारा 150 रुपियाँको भाडामा आएको, भोलि बेल गर्नुपर्दा 2-3 हजार लाग्यो, यिनीहरूले कहाँबाट दिन्छ? त यो पनि सोच्दैछौँ, हेर्नुपर्छ आफ्नै दाजुभाइलाई किन अब उयो गर्नु। अब हो मैले भने त अब भुसिया कुकुरहरू, भतुवा कुकुरहरू जहाँ मिठो पाके त्यहाँ जान्छ, तर ड्युटी गर्नु चाहिँ लास्टमा घरमै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई।